हेलो गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम क्लास 12 की हिस्ट्री का टॉपिक देखेंगे। फर्स्ट चैप्टर जो ब्रिक बीड्स एंड बोन्स है उसका टॉपिक देखेंगे, प्रॉब्लम्स ऑफ पियर्सिंग टुगेदर द पास्ट। यानी कि इसमें हम देखेंगे कि जो हमारे चैप्टर है, चैप्टर 1 ब्रिक बीड्स एंड बोन्स, उसमें हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में बताया गया है। तब तक तो हमने देख लिया हड़प्पन सिविलाइजेशन क्या थी, उसका टाइम पीरियड क्या था और उसके बारे में जान लिया। उसके बाद हमने देखा कि आर्कियोलॉजी कैसे की गई हड़प्पा पे और कौन कौन से डायरेक्टर जनरल थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, वो सब देख लिया। तो अब उनमें आने वाली कुछ और दिक्कतों के बारे में देख लेते हैं, आर्कियोलॉजी करने में क्या क्या दिक्कत आई थी। ठीक है, फिर उसमें बताया गया है कि जो हमारी हड़प्पन सिविलाइजेशन है, तो जैसे मोस्टली सिविलाइजेशन के बारे में हम कैसे जानते हैं, जैसे कि मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन थी। इन सब सिविलाइजेशन के बारे में जाना जाता था उनकी स्क्रिप्ट के सहारे, यानी कि उनकी स्क्रिप्ट जान ली पहले और फिर उनके जितने भी टेक्स्ट थे, इंस्क्रिप्शंस थे, उन सबको पढ़ लिया और फिर हमने पूरी सिविलाइजेशन के बारे में जान लिया। ठीक है, लेकिन हड़प्पन सिविलाइजेशन सबसे अलग थी क्योंकि इनकी जो स्क्रिप्ट थी उसमें अल्फ़ाबेट नहीं होते थे, वर्ड्स होते थे कि हर वर्ड के लिए एक शब्द, जैसे कि माई नेम इज जो भी है, तो माई एक वर्ड है, लेकिन हड़प्पा में माई के लिए एक अलग से अल्फ़ाबेट दिया जाता था। कोई एक अल्फ़ाबेट से पूरा वर्ड माई हो जाएगा। नेम एक वर्ड है, ये पूरा एक अल्फ़ाबेट्स हो जाएगा। इज एक वर्ड है, ये एक अलग अल्फ़ाबेट्स हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे 400 अल्फ़ाबेट्स थे इनके, हर वर्ड के अलग अल्फ़ाबेट। तो इनकी स्क्रिप्ट बहुत हार्ड थी जो हमसे पढ़ी नहीं गई अब तक। इस तो हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में हम इतना नहीं जानते, लेकिन जितना भी जानते हैं हम, वो कैसे जानते हैं, वो हम जानते हैं मटेरियल एविडेंस के द्वारा। यानी कि हम भाई उनके टेक्स्ट वगैरह तो पढ़ नहीं पाए क्योंकि हम उनकी लैंग्वेज या स्क्रिप्ट समझ नहीं पाए, तो हम उनके बारे में जितना भी जानते हैं वो मटेरियल एविडेंस के द्वारा जानते हैं। मटेरियल एविडेंस यानी कि आर्टिफैक्ट्स हो गए, आर्टिफैक्ट्स जैसे कि टूल्स, पोट्री, ऑर्नामेंट्स, टूल्स, पोट्री, मटके वगैरह, ऑर्नामेंट्स, गहने वगैरह, हाउस होल्ड में काम आने वाले ऑब्जेक्ट्स, तो ये सब हो गए। ये जितना भी है ये सारे आर्टिफैक्ट्स होते थे, मटेरियल एविडेंस में आते थे। ठीक है, तो इनके द्वारा हम जानते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में। मटेरियल एविडेंस में भी दो टाइप के एविडेंस मिलते थे, मतलब बाकी जगह पे दो टाइप के एविडेंस मिलते हैं। एक मिलते हैं ऑर्गेनिक, एक होते हैं इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक वो जो कि डिकम्पोज हो जाए, इनऑर्गेनिक वो जो कि डिकम्पोज नहीं हो सकते। इनऑर्गेनिक में आ जाते जैसे कि स्टोन हो जाता, बर्न्ड क्ले आ जाती, टेराकोटा आ जाता। टेराकोटा बर्न्ड क्ले ही होती है, ठीक है, टेराकोटा बोलते हैं इसे। मेटल आ जाते, और भी जैसे ऑर्नामेंट्स वगैरह वो मेटल में ही आ गए। पोटरी वगैरह आ जाती, तो ये सब डिकम्पोज नहीं होते। तो ये मिले थे हड़प्पन सिविलाइजेशन में। ठीक है, ऑर्गेनिक वो होते जो डिकम्पोज हो जाते हैं। ये मिलते हैं पोलर रीजन्स में। पोलर रीजन्स में क्यों मिलते हैं? क्योंकि उधर जमी रहती है आइस, और आइस बर्फ में बैक्टीरियल एक्टिविटी बहुत ही कम होती है, जिस वजह से अगर आइस यानी कि बर्फ में तुम मर गए और उधर जमे रहे सालों तक, तुम्हारी बॉडी वैसी की वैसी रिकवर हो जाएगी, बस तुम मरे हुए होगे, बाकी तुम्हारी बॉडी वैसी की वैसी रिकवर हो जाएगी उधर से, बेशक कितने ही हजारों सालों बाद मिले तुम। तो ऐसा होता है पोलर रीजन्स में। इन्हें कहते हैं ऑर्गेनिक आर्टिफैक्ट्स। इनमें आते जैसे कि किसी जानवर की बॉडी आ गई फ्लैश वगैरह के साथ, क्लोथ्स आ गए, लेदर आ गया, वुड आ गई, रीड्स आ गई। रीड प्लांट होता है एक, उसे बोला गया रीड्स। तो ये ट्रॉपिकल रीजन होता है, जैसे कि जो हमारा हड़प्पन सिविलाइजेशन का रीजन है, या फिर इंडिया बोल लो, जैसे पाकिस्तानी जो जितना भी एरिया है इक्वेटर के आसपास, उसे ट्रॉपिकल रीजन बोलते हैं। यहाँ पे आइस तो होती नहीं, जिस वजह से बैक्टीरिया की ग्रोथ ज़्यादा होती है इधर, और जैसे ही बैक्टीरिया की ग्रोथ ज़्यादा होगी वो इन सबको डिकम्पोज कर देगा। लेकिन आइस में बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं होती, इस वजह से वो डिकम्पोज नहीं कर पाता, इसलिए ऑर्गेनिक
जो आर्टिफैक्ट्स होते हैं वो आइस में बच जाते हैं, लेकिन हड़प्पन सिविलाइजेशन में ऐसा नहीं था। वहाँ पे हमें सिर्फ इनऑर्गेनिक आर्टिफैक्ट्स मिले, जैसे कि स्टोन, बर्न्ड क्ले, टेराकोटा, मेटल और पोटरी। ठीक है, फिर इनमें से भी हमें बहुत कम आर्टिफैक्ट्स मिले, क्योंकि जैसे कि कोई पोट है यानी कि मटका है, वो मटका तुम्हारा टूट जाएगा भाई, तुम्हारा मटका टूट गया, ब्रोकन, तुम्हारा मटका टूट गया तो तुमने उसे फेंक दिया कि भाई ये तुम्हारे काम का नहीं, लेकिन तुम्हारा मटका काम का है भाई, बिल्कुल नया का नया मटका है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तुम उसे क्यों फेंकोगे? तुम उसे पीढ़ी दर पीढ़ी यूज़ करते रहोगे तो वो 100-200 साल तक चल जाएगा। मतलब इतना चलता तो नहीं, फिर भी अंदाजा लगा रहे हैं कि भाई 100-200 साल चल गया, उसके क्या कर दिया तुमने? रिसाइकल, यानी कि उसे कभी भी फेंका नहीं, तुमने रिसाइकल कर दिया। इससे वो आर्टिफैक्ट के रूप में सेव नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो बाद की पीढ़ी यूज़ कर लेंगी, मिट्टी में नहीं दबेगा कभी भी। ऐसा ही मेटल्स के साथ होता था कि भाई गोल्ड के ऑर्नामेंट्स हैं, ए बंदा था, उसने भाई 50 किलो गोल्ड था उसके पास, अब ऐसे तो नहीं मरते वक्त फेंक जाएगा, अपने बच्चों को दे देगा, बी को दे दिया, बी अपने बच्चों को दे देगा, सी अपने बच्चों को दे देगा, ऐसे ऐसे भी बच्चों में चलता रहेगा और कभी भी जमीन में नहीं छोड़ेंगे, जिसकी वजह से आर्टिफैक्ट्स नहीं बनेंगे। तो आर्कियोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि बस जो ब्रोकन और यूजलेस थिंग्स थी वो ही मिलती थी उन्हें आर्टिफैक्ट्स, इनऑर्गेनिक आर्टिफैक्ट्स के रूप में। ठीक है, हड़प्पन सिविलाइजेशन में कभी कभार वैल्यूएबल आर्टिफैक्ट्स भी मिल जाते थे। वैल्यूएबल आर्टिफैक्ट जैसे कि गोल्ड की ज्वेलरी हो गई, ये सब भी मिली है हड़प्पा में, लेकिन ये बहुत ही रेयर होती थी, और ये मिलती थी जब ऐसे मिलती थी कि भाई या तो किसी ने गुम कर दी हो, भाई किसी ने कोई सोने की अंगूठी घुमा दी तो उन्हें गोल्ड की ज्वेलरी मिल गई, या फिर भाई किसी ने होर्ड करके वापस ना ली, नेवर रिट्रीव्ड, कि भाई एक ए बंदा था, उसने अपनी 10 किलो गोल्ड की ज्वेलरी जमीन के नीचे छुपा दी, ये 10 किलो गोल्ड हो गया, ये ग्राउंड हो गया, इसके नीचे छुपा दी, अब एक ही हो गई, 2 साल बाद डेथ, ये सोच रहा था कि 5-6 साल बाद निकाल लूंगा जब तक चोरों से सुरक्षित रहेगी, और 5-6 साल बाद अपना नया घर खरीद लूंगा, तो 2 साल बाद उसकी हो गई डेथ, तो अब वो गोल्ड तो निकाल नहीं पाया, और उसने किसी को बताया भी नहीं कि भाई मेरा गोल्ड इधर है, तो वो गोल्ड पूरी जिंदगी इधर का इधर ही रह गया, और फिर जब आर्कियोलॉजिस्ट ने एक्सकवेट किया एरिया को, उन्हें ये गोल्ड मिल गया। तो ऐसे वैल्यूएबल आर्टिफैक्ट्स मिल जाते थे, वरना तो मोस्टली ब्रोकन और यूजलेस आर्टिफैक्ट्स मिलते थे जिनसे इतना कुछ पता नहीं किया जा सकता था सिविलाइजेशन के बारे में। फिर भी हम इतना जानते हैं, तो सोचो अगर वैल्यूएबल आर्टिफैक्ट्स ज़्यादा मिलते या फिर ऑर्गेनिक आर्टिफैक्ट्स मिल जाते, या फिर हम उनके स्क्रिप्ट पता कर लेते, तो कितना जान पाते हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में। ठीक है, उसके बाद सब हेडिंग दी गई है क्लासिफाइंग फाइंड्स। इसमें बताया जाएगा कि जितने भी हमें आर्टिफैक्ट्स मिले हैं, अभी तक हमने देख लिया आर्टिफैक्ट्स कैसे मिलते थे और कौन कौन से आर्टिफैक्ट्स मिलते थे, मेनली ब्रोकन और यूजलेस आर्टिफैक्ट्स मिलते थे। तो अब बताया गया अब जो आर्टिफैक्ट्स हमें मिले हैं उन्हें कैसे क्लासीफाई किया। पहला स्टेप होता है आर्टिफैक्ट्स ढूंढना, अब आर्टिफैक्ट्स मिल गए हैं तो उनको क्लासीफाई करना, क्लासीफाई यानी कि टाइप वगैरह बनाना। तो पहला टाइप तो मेनली मटेरियल के टर्म्स में बन जाता है कि भाई हमारा जो आर्टिफैक्ट्स है वो स्टोन है, क्ले है, मिट्टी का है, पत्थर का है, मेटल का है, हड्डी का है, बोन का है, या फिर आइवोरी यानी जो हाथी के दांत होते हैं वगैरह, आइवोरी का है। तो इन सब का है या नहीं, इससे एक क्लासीफाई हो जाए भाई किस मटेरियल का है। एक और क्लासीफाई होता है फंक्शंस के बेसिस पे कि भाई इस जो आर्टिफैक्ट्स मिला हमें इसका फंक्शन क्या होता था, क्या ये कोई टूल था या फिर कोई ऑर्नामेंट था, या मतलब गहने वगैरह थे, या फिर इसका कोई रिचुअल पर्पस था। यानी कि मान लो हमें कोई पुराने ज़माने का पोट मिला है, अब उसको फंक्शन के बेसिस पे वो करेंगे, पहले मटेरियल के बेसिस पे कर लेंगे, भाई क्ले से बनता है पोट तो मटेरियल बेसिस पे हो गया, फिर उसके बाद पोट का फंक्शन बेसिस पे करेंगे, भाई पोट में पानी रखा जाता है मतलब वो एक टूल है, अब पोट को गले में पहन के तो डोलोगे नहीं, यानी कि ऑर्नामेंट नहीं है। रिचुअल्स में भी पोट का कई बार यूज़ हो सकता है, भाई रिचुअल में भी आ सकता है, क्या पता लगता रहेगा पोट हो। तो फंक्शन के बेसिस पे क्लासीफाई ऐसे किया जाता है। ठीक है, फिर बताया गया है कि जो फंक्शन
के बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं, उस क्लासिफिकेशन के लिए हम आज के टाइम पे उस रिसेम्बलेंस क्या है, आज के टाइम पे उस ऑब्जेक्ट की रिसेम्बलेंस क्या है, यानी कि वो ऑब्जेक्ट आज के टाइम पे क्या काम करता है। जैसे कि हमें एक पोट मिला, अब भाई हम ये देखेंगे कि ये मटका, अब ये मटका ऐसा मिला हमें, तो हम सोचेंगे भाई आज के टाइम पे भी ऐसा मटका है, हम यूज़ करते हैं। 3000 साल पहले भी ऐसा मटका था और प्रेजेंट पे भी ऐसा मटका है। हम इसमें आज के टाइम पे पानी डालते हैं, तो भाई पहले भी पानी डालते होंगे, तो ऐसे फंक्शन का पता अंदाजे से कर लेते थे कि आज जो काम करते हैं पहले भी वही करते होंगे, सदियों से चलता रहे। जैसे कि सैडल क्वींस आपने सुना होगा, इसी चैप्टर में बताया था। सैडल क्वींस यानी कि कुंडी सोटा जिसे लोकल भाषा में बोलते हैं। तो सैडल क्वींस का काम क्या होता है भाई, किसी भी सामान को कूटना। फिर हमें एक सैडल क्वीन मिला भाई ऐसा, और वही सैडल क्वीन आज के टाइम पे भी ऐसा ही, ये प्रेजेंट का है, ये 3000 साल पहले का है। तो लोगों ने देखा भाई आज हम क्या करते हैं, स्पाइसेस रखते हैं और फिर उन्हें इस पत्थर से कूट देते हैं। तो पहले के टाइम पे भी यही करते होंगे, स्पाइसेस रख के कूट देते होंगे। तो इसी अंदाजे के बेसिस पे सैडल क्वीन का फंक्शन पता कर लिया। तो ऐसे ही फंक्शंस का पता किया जाता है आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा। एक और तरीका फंक्शन पता करने का क्या है कि भाई वो जो ऑब्जेक्ट मिला है हमें वो कहाँ मिला है। कि भाई अगर कोई ईंट मिली है हमें, ब्रिक, अगर हमें उस ब्रिक का फंक्शन पता करना है, तो अगर वो घर पे मिली है तो हम कहेंगे भाई ब्रिक कंस्ट्रक्शन के काम में आई थी और घर की दीवार को सपोर्ट करने के लिए दीवार में लगी हुई थी। अगर वो सेम ब्रिक हमें ड्रेन्स में मिली है, यानी कि नाली वगैरह में मिली है, तो हम कहेंगे ब्रिक का फंक्शन था कि भाई नाली में जितनी भी गंदगी है उसके ऊपर से तैर के जा सके, ये ड्रेन पे फंक्शन हो गया। अब वही सेम ब्रिक हमें अगर किल्न में मिली है, किल्न क्या होता है, किल्न वो एक भट्टी कह सकते हो इसे तुम, किल्न होती है भट्टी जिसमें कि ब्रिक्स बनाई जाती हैं। एक लंबी सी भट्टी होती है ऐसी पतली सी, ऊपर से धुआं निकलने के लिए जगह होती है, नीचे ब्रिक्स बनाई जाती हैं। तो अगर वो ब्रिक हमें भट्टी में मिली है किल्न में, तो हम सोचेंगे भाई ये ब्रिक्स जो हमें मिली हैं ये सेल ही नहीं की गई, बेचने वाले थे भाई जब भी कोई दिक्कत आ गई होगी तो इसलिए यही की यही रह गई। तो इसका फंक्शन था भाई ट्रेड करने के लिए, भाई बेची जानी थी लेकिन बिकी नहीं, ठीक है। तो ऐसे समझेंगे। तो ऐसे फंक्शन पता किया जाता था कि भाई वो कोई भी ऑब्जेक्ट मिला है, कहाँ पे मिला है, उसके बिहाफ पे उसका फंक्शन पता किया जाता था। उसके बाद एक हेडिंग दी गई है, प्रॉब्लम्स ऑफ सब हेडिंग इंटरप्रिटेशन। प्रॉब्लम्स ऑफ इंटरप्रिटेशन यानी कि किसी भी चीज को समझने में या फिर उसका मतलब निकालने में क्या क्या प्रॉब्लम आती थी आर्कियोलॉजिस्ट को। तो सबसे ज्यादा जो आर्कियोलॉजिस्ट को किसी भी चीज को समझने में दिक्कत आती है वो आती थी रिलीजियस प्रैक्टिसेस को रिकंस्ट्रक्ट करने में। रिलीजियस प्रैक्टिसेस जो थी उनको रिकंस्ट्रक्ट करने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती थी। ऐसी क्यों आती थी, क्योंकि भाई अब जैसे कि तुम डाइट है तुम्हारी, डाइटरी प्रैक्टिसेस, नहीं तुम क्या खाते हो, वो तो आर्कियोलॉजिस्ट ने पता कर लिया भाई उस टाइम पे ये जानवर थे तो इनका मीट खाया होगा, ये प्लांट्स थे तो इन प्लांट से खा लिया होगा। तो डाइट तो तुम्हारी पता चल गई क्योंकि इनका एविडेंसेस है। लेकिन रिलीजन प्रैक्टिसेस सिर्फ टेक्स्ट में लिखी जाती हैं, टेक्स्ट में या फिर उनकी इमेजेस होती हैं। टेक्स्ट हम पढ़ नहीं सकते, इमेजेस अगर हमें दिख गई तो हम समझ नहीं पाएंगे इतने अच्छे से, क्योंकि उनकी रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं, बिना टेक्स्ट के समझने में बहुत दिक्कत होती है। तो इनमें जो रिलीजियस प्रैक्टिस है उन्हें रिकंस्ट्रक्ट करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती थी आर्कियोलॉजिस्ट को। तो आर्कियोलॉजिस्ट ने क्या किया भाई, जितने भी उन्हें ऑब्जेक्ट्स मिलते थे हड़प्पन सिविलाइजेशन में, जो थोड़े से अनफेमिलियर होते थे, यानी कि बाकी ऑब्जेक्ट से बिल्कुल अलग है, पूरे मोहनजोदारो में ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं मिला, या फिर अनसिमिलियर, अनयूजुअल, वही बात हो गई। मतलब कि 100 ऑब्जेक्ट मिले, उनमें से इकलौता एक अलग है, तो उसे वो क्या कह देते थे कि भाई इस ऑब्जेक्ट की कोई रिलीजियस सिग्निफिकेंस रही होगी, रिलीजियस सिग्निफिकेंस। जैसे कि उन्हें एक मूर्ति मिल गई आदमी की,
शहर के बीचों बीच, तो वो सोचेंगे भाई ये किसी भगवान की मूर्ति लगाई होगी, ऐसा अंदाजे लगाएंगे बस। अभी 100% सच भी नहीं है, ठीक है। अब इसमें एग्जाम्पल दिए गए हैं इसी प्रोसेस को दोहराए हुए। आर्कियोलॉजिस्ट ने ऐसा ऐसा कब किया, जैसे कि एक टेराकोटा की मूर्ति मिली। टेराकोटा क्या होता है? बर्न्ट क्ले, जली हुई मिट्टी, टेराकोटा। तो उसका एक फिगर मिला है, मूर्ति मिली है किसकी? वुमेन की, हैवीली ज्वेल्ड, यानी कि जिसको भारी मात्रा में गहने वगैरह बनाए गए हैं, मेटल्स के, सोने वगैरह के, तो भारी मात्रा में गहने वगैरह बनाए गए हैं। एक मूर्ति मिली है ऐसी ही टेराकोटा की, वुमेन की, और उसके ऊपर ड्रेसेस भी हैं बहुत अच्छी अच्छी। तो इससे आर्कियोलॉजिस्ट ने अंदाजा लगा लिया भाई ये जो वुमेन है वो कोई ना कोई इनकी देवी होगी, और उन्होंने उसका नाम रख दिया मदर गॉडेस। गॉडेस मतलब देवी, मदर क्योंकि वो एक वुमेन थी इसलिए, ठीक है। फिर उसके बाद ऐसे ही बोला गया कि एक और स्टैचू मिला था, एक मैन का स्टोन स्टैचू। तो जैसे कि हमने पहले मोहनजोदारो पढ़ा था, जब बताया था कि मोहनजोदारो में एक स्टैचू मिला था प्रीस्ट किंग का, जिससे कि अंदाजे लगाया जा सकता है कि उधर प्रीस्ट किंग का सिस्टम था। तो वैसे ही तो वो एक मैन का स्टैचू था, जिसे ऐसे ही आर्कियोलॉजिस्ट ने प्रीस्ट किंग कह दिया था, क्योंकि मेसोपोटामियन जो पास की सिविलाइजेशन थी उसमें भी ऐसा ही होता था। तो इससे ये दर्शाया जाता है कि भाई जो मैन का जो स्ट्रक्चर था उसे हमने उस पर कुछ लिखा भी नहीं हुआ कि भाई प्रीस्ट किंग का स्टैचू है, फिर भी हमने रिलीजियस सिग्निफिकेंस देके प्रीस्ट किंग का स्टैचू बोल दिया, ठीक है। अंदाजे से बोला गया, ये भी 100% करेक्ट नहीं है कि जो मूर्ति पे जो हैवीली ज्वेल्ड वुमेन थी जिसे मदर गॉडेस बोला गया, ये भी 100% करेक्ट नहीं है, ठीक है। सब अंदाजे से है आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा। फिर उसके बाद कुछ स्ट्रक्चर्स मिले हैं जो कि अनयूजुअल हैं, यानी कि 100 में से बस एक ये स्ट्रक्चर ऐसा है, यानी कि जैसे कि नॉर्मल स्ट्रक्चर क्या होता है भाई, एक घर है जो कि कॉमन है भाई बिल्कुल। अब एकदम से भाई महल भी हो गया, चलो वो भी कॉमन मान लिया, लेकिन हमें क्या मिल गया? ग्रेट बात मिल गया कि भाई यहाँ पे साइड में पैडियाँ लगी हुई हैं नीचे उतरने के लिए, और बीच में स्विमिंग पूल सा बना रखा है। साइड में यहाँ पे चैम्बर्स निकल रखे हैं, यहाँ पे बहुत सारे बाथरूम्स हैं, यहाँ पे एक साइड में वाटर कैनाल सी है। तो ऐसा कुछ सिस्टम था ग्रेट बाथ में, जो कि मोहनजोदारो वगैरह मिली थी। तो इसका स्ट्रक्चर अनयूजुअल से था, तो इस वजह से आर्कियोलॉजिस्ट सोचे कि भाई इसकी कोई रिलीजियस सिग्निफिकेंस होगी, कि भाई यहाँ पे कोई पूजा पाठ किया जाता होगा, इस वजह से ये ऐसा है। अब भाई क्या पता ये कोई स्विमिंग पूल हो, पब्लिक स्विमिंग पूल, लेकिन आर्कियोलॉजिस्ट ने अंदाजे से रिलीजियस सिग्निफिकेंस बता दिया है इस जगह की। तो ये भी 100% करेक्ट नहीं है, बस बताया गया, ठीक है। अभी ग्रेट पाथ और फायर अल्टर्स ये सब कहाँ पे मिले गए हैं? ये सब मिले हैं मोहनजोदारो में, लोथल में जो कि गुजरात में है, कालीबंगन में, ठीक है। फिर उसके बाद बताया गया जितने भी रिलीजियस बिलीफ या फिर प्रैक्टिसेस हैं उनको रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए आर्कियोलॉजिस्ट ने बहुत सारी कोशिश की। उनमें से एक कोशिश है भाई जो सील्स हैं उन्हें पढ़ने की, स्टडी करने की। जो सील्स होती हैं उन पर बहुत सारी इमेजेस होती हैं। मैंने पहले बताया था रिलीजन्स के बारे में बस टेक्स्ट या फिर इमेजेस के द्वारा पढ़ सकते हैं हम। तो टेक्स्ट तो हमारे पास है नहीं, इमेजेस बच गई हमारे पास, तो इमेजेस हमारे पास मिल जाती हैं सील्स में। तो इस वजह से आर्कियोलॉजिस्ट ने सील्स को पढ़ने की कोशिश की है। सील्स में बहुत सारी रिलीजुअल प्रैक्टिसेस बताई गई हैं कि कोई सील है उस पर लिखा गया कि भाई एक, लिखा तो नहीं है मतलब इमेज है कि ये एक आदमी है, ये यहाँ से कुछ स्पाइसेस फेंक रहा है, नीचे हवन कुंड जल रहा है भाई, यहाँ पे 10-15 आदमी बैठे हैं। तो इससे कुछ अंदाजा लगाया जा सकता है। तो ऐसा होता था सील्स में, इमेजेस होती थी, तो हम रिचुअल प्रैक्टिसेस का अंदाजा लगाते थे तो उस टाइम पे क्या होती थी, ठीक है। फिर उसके बाद सील्स में कुछ ऐसा भी है कि भाई प्लांट्स की फोटोज हैं, प्लांट्स की इमेजेस बना रखी हैं। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि भाई प्लांट्स की पूजा की जाती होगी। जैसे आज के टाइम पे पीपल का पेड़ है उसे शुभ माना जाता है, उसकी पूजा की जाती है। तो वैसे ही प्लांट्स की इमेजेस
जिस प्लांट की इमेजेस थी तो हमने समझ लिया कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में इस प्लांट की पूजा की जाती थी, ठीक है। फिर उसके बाद सील्स में कुछ एनिमल्स भी हैं, जैसे कि एक एनिमल है वन हॉर्न्ड एनिमल, एक सींग का एनिमल है जिसे यूनिकॉर्न कहा जाता है। यूनिकॉर्न आपने भी देखा होगा, घोड़ा होता है जिसके आगे एक सींग होती है सिर्फ। तो वो सील पे दिखाई गई है, जिससे आर्कियोलॉजिस्ट ने समझा है कि भाई वो बिल्कुल ही मिथिकल एनिमल है, देखिए काल्पनिक एनिमल है बिल्कुल ही। काल्पनिक उन्होंने क्यों समझा, क्योंकि यूनिकॉर्न का अभी तक एक भी आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं मिला है कि भाई किसी को उनकी मतलब एक सिंह के घोड़े की हमें कोई बोन वगैरह मिली हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो जिससे हमने यूनिकॉर्न को काल्पनिक एनिमल कहा है, क्योंकि आज के टाइम पे भी ऐसा कोई जानवर अवेलेबल नहीं है हमारे पास, ठीक है। फिर उसके बाद कुछ सील्स में एक फिगर दिखाई गई है जिसमें एक आदमी, एक मैन है, वो क्रॉस लेग्ड पोजीशन में बैठा हुआ है, सिटिंग इन अ क्रॉस लेग्ड पोजीशन, ठीक है। और वो भी योगिक पोस्चर में है, यानी कि योगा वगैरह करते हैं जब बैठते ना क्रॉस लेग करके, तो वैसे पोस्चर में एक आदमी बैठा हुआ है, सील्स में ऐसे दिखाया गया है। तो आर्कियोलॉजिस्ट ने ऐसा अंदाजा लगाया कि भाई ये जो बंदा क्रॉस लेग्ड पोजीशन में योगिक पोस्चर में बैठा है, ये प्रोटोशिवा है। प्रोटो यानी कि किसी भी चीज का पुराना वर्जन, पुराना यानी कि किसी भी चीज के स्टार्टिंग का वर्जन जिसे कह सकते हैं। यानी कि इंडियन जो हिस्ट्री है, तो हम अंदाजे से ऐसे कह सकते हैं भाई कि 6-7 हज़ार BC के आसपास हमारी हिस्ट्री स्टार्ट हुई। मिली तो नहीं इतनी पुरानी, लेकिन ऐसे ही कह रहे हैं कि भाई 6000 BC के आसपास हमारी हिस्ट्री स्टार्ट हुई थी, तो इसे कह देंगे प्रोटो इंडियन हिस्ट्री, भाई पुराने टाइम पीरियड की, ठीक है। तो ऐसे जैसे कि एक टर्म यूज होता है हिस्ट्री में, प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब होता है जो इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुआ था ब्रिटेन में 18th सेंचुरी में जो स्टार्ट हुआ था, तो उसकी जो बिल्कुल स्टार्टिंग फेज थी कि भाई घरों में छोटी छोटी फैक्ट्री स्टार्ट हो गई थी, हाउसेस के अंदर भाई नए नए इनोवेशन हुए थे, घर में ही फास्ट प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया था, वो हो गया था 1750s के आसपास। तो उसे इंडस्ट्रियलाइजेशन का स्टार्टिंग फेज यानी कि प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन कहा जाता है। तो प्रोटो शिवा यानी कि जो शिवा भगवान है हिंदुइज्म में, जो मेजर डायटी है एक शिवा, तो उसकी जो स्टार्टिंग की फेज थी उसका डिपिक्शन माना जाता है इस बंदे को। जो बंदा था क्रॉस लेग पोजीशन बैठा था योगिक पोस्चर में, तो उस सीन में ऐसा दिखाया गया है। तो आर्कियोलॉजिस्ट ने डिपिक्शन माना इसे प्रोटो शिवा का, ठीक है। फिर उसके बाद हमें कुछ कॉनिकल स्टोन ऑब्जेक्ट्स भी मिले हैं जिन्हें आर्कियोलॉजिस्ट ने कहा है लिंगास, यानी कि शिवलिंग। शिवलिंग जिसे नहीं पता हुआ ऐसे होती है, चारों तरफ गोल होता है, बीच में ऐसे लिंग होती है, फिर ऐसे होता है, तो ये होती है शिवलिंग। तो कॉनिकल ऑब्जेक्ट जितने भी ऐसे मिले हैं उन्हें शिवलिंगास कहा गया आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा। और इस पोस्चर में जो बैठा इंसान था उसे प्रोटोशिवा का डिपिक्शन कहा गया है। तो अब प्रोटोशिवा की जो सील थी उस पर थोड़ा सा नजर रखते हैं कि भाई क्या ये सही में शिवा की थी या फिर ऐसे ही हमने अंदाजा लगा लिया है। तो ये देखते हैं, जो जैसे कि अर्लीस्ट रिलीजन टेक्स्ट बुक है हमारी हिंदुइज्म की, वो है ऋग्वेदा, जो कि लिखी गई थी 1500 से लेके 1000 BC के आसपास, यानी कि आज से करीब 3500 साल पहले बनाई गई थी ऋग्वेदा ब्राह्मण्स के द्वारा। उनमें गॉड का नाम दिया गया है जिसका नाम है रुद्रा। और रुद्रा वही सेम नेम है जिसे लेटर पुराणिक एजिस इसका टाइम पीरियड है 1 से लेके 1000 करंट एरा, यानी कि करीब 2500 साल बाद इसके लेटर पुराणिक एजिस में रुद्रा जो शब्द है उसे शिवा गॉड के लिए यूज किया गया है।
जो हमारे शिव भगवान है उनके लिए यूज किया गया है रुद्रा वर्ड को ऋग्वेदा में बाद के टाइम पीरियड में, ठीक है। लेकिन जो रुद्रा है उसे ऋग्वेदा में कभी भी पाशुपति के रूप में डिस्क्राइब नहीं किया। पाशुपति यानी कि लॉर्ड ऑफ कैटल या फिर एनिमल्स के भगवान या फिर गाय वगैरह के भगवान को पाशुपति कहा जाता है। और ना ही रुद्रा को डिस्क्राइब किया गया है एज अ योगी। अब रुद्रा को ऋग्वेदा में ना ही योगी के रूप में डिस्क्राइब किया गया है, यानी कि प्रोटो शिवा जो है जिसे ऋग्वेदा में हम रुद्रा कह सकते हैं, रुद्रा योगा नहीं करता था भाई, ना ही वो पाशुपति है। तो जो सील्स में हमें मिला है कि योगी पोस्चर में क्रॉस लेग्ड आदमी है जैसे प्रोटो शिवा कहा गया है, रुद्रा कहा गया है, तो वो रुद्रा नहीं है, प्रोटो शिवा नहीं है, क्योंकि वो योगी नहीं था, ऋग्वेदा में बताया गया है, ठीक है। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि जो हमारी सील्स की जो डिपिक्शन आर्कियोलॉजिस्ट ने की है कि प्रोटो शिवा का डिपिक्शन था वगैरह वगैरह, ये सब भी अंदाजा कह सकते हो, इसे अजम्पशन, ये 100% ट्रू नहीं है। उसके बाद कुछ स्कॉलर्स ने सजेस्ट किया है कि अब ये जो प्रोटो शिवा है ये शिवा तो है नहीं, ना ही रुद्रा है, ये अंदाजा ही था हमारा, गलत अंदाजा था ये हमारा। तो इस वजह से कुछ स्कॉलर्स ने इसे एक समन कह दिया है कि एक समन की डिपिक्शन होगी। अब समन क्या होता है? समन एक जादूगर को कहा जाता है जो भाई जिस आदमी के पास मैजिकल पावर्स हो और वो दूसरे वर्ल्ड के लोगों से भी बात कर पाए, उसे कहा जाता है समन। तो लोगों ने कहा है कि भाई ये किसी भगवान शिव भगवान की कोई सील वगैरह नहीं है, ये एक समन की डिपिक्शन है, ठीक है। क्योंकि ऋग्वेदा में जो शिव भगवान का जो प्रोटोटाइप था रुद्रा, वो योगा नहीं करता था, तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि वो सील में प्रोटो शिवा नहीं था, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने देख लिया कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन थी उसकी हिस्ट्री हमें किसी स्क्रिप्ट से नहीं मिली थी, हमें मिली थी मटेरियल एविडेंस के द्वारा। मटेरियल एविडेंस दो टाइप के थे, ऑर्गेनिक मटेरियल्स जैसे कि क्लॉथ, लेदर, वुड वगैरह जो कि ट्रॉपिकल रीजन्स में सड़ जाते हैं और हमें मिलते नहीं हैं, और इनऑर्गेनिक मटेरियल्स जैसे कि स्टोन, बर्न्ट क्ले, जैसे कि टेराकोटा कहते हैं, मेटल वगैरह, तो ये सब हमें मिलते थे। और ये सब भी पूरे नहीं मिलते थे, हमें सिर्फ वही इनऑर्गेनिक मटेरियल्स मिलते थे जो कि ब्रोकन होते थे या यूजलेस, क्योंकि वैल्यूएबल को रिसाइकल करके नेक्स्ट जनरेशन को दे दिया जाता था, ठीक है। और वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट्स में भी वही मिलते थे जो कि किसी आदमी से गुम जाते थे या फिर उन्होंने होल्ड करके कभी वापस नहीं लिए थे। फिर उसके बाद हमने देखा कि जो फाइंडिंग्स थे आर्टिफैक्ट्स उन्हें क्लासीफाई कैसे किया जाता था। क्लासीफाई दो टाइप्स होता था, एक होता था कौन सा मटेरियल है कि भाई हमें स्टोन मिला है तो स्टोन में चला जाएगा, क्ले मिला है तो क्ले में चला जाएगा, मेटल मिला है मेटल में चला जाएगा, तो ऐसे मटेरियल बेसिस पे क्लासिफिकेशन होता था। एक होता था उनके फंक्शन बेसिस पे कि वो टूल है या फिर कोई गहना है या फिर उसका यूज कोई रिचुअल पर्पस में होता है। फिर उसके बाद बताया था कि जो आर्टिफैक्ट है उसका फंक्शन आज के टाइम पे उसका क्या फंक्शन होता है उससे पता किया जाता है। जैसे कि जो मटका होता है वो पहले के टाइम पीरियड में पानी ही रखता होगा, आज के टाइम पीरियड में ही पानी रखने का काम करता है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने देख लिया कि आर्कियोलॉजिस्ट इससे पता करते थे कि किसी भी आर्टिफैक्ट का फंक्शन उसी से पता किया जाता है, उस प्लेस से पता किया जाता है जहाँ पे वो पाया जाता है। फिर उसके बाद हमने प्रॉब्लम्स ऑफ इंटरप्रिटेशन में देखा कि भाई रिलीजियस प्रैक्टिसेस को रिकन्स्ट्रक्ट करने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती थी और जो भी चीज़ अलग से लगती थी उन्हें रिलीजियस सिग्निफिकेंस दे देते थे आर्कियोलॉजिस्ट। हमें बताया गया कि सील्स से पढ़ के हमने कैसे रिलीजियस प्रैक्टिसेस का पता लगाया कि भाई इस सील पे जिस पेड़ की फ़ोटो वगैरह होती थी हम मान लेते थे कि इस पेड़ की पूजा की जाती थी, और कुछ जानवरों की भी फ़ोटो थी तो उन जानवरों की पूजा की जाती थी। फिर हमने देखा कि कैसे प्रोटोसिवा का डिपिक्शन आर्कियोलॉजिस्ट ने अंदाजा लगाया लेकिन वो गलत निकला अकॉर्डिंग टू ऋग्वेदा, ठीक है। फिर हमने देखा कि वो जो डिपिक्शन था वो एक शमन का था जो कि एक जादूगर वगैरह होता है जो पड़ोस वाले वर्ल्ड से भी बातें कर सकता है अपनी जादूगर की पावर से, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब, और अगर इस वीडियो में कुछ समझना है तो एक बार वापस देख लेना, समझ आ जाएगा। और इस वीडियो में जितना पढ़ाया है उसकी नोट्स लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू।